नमस्कार दोस्तों, एक्सीलेंस हब इंडिया के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टुडे इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ब्रेक इवन एनालिसिस। सो वी स्टार्ट विद द फंडामेंटल्स ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। सो बेसिकली व्हेन वी डू एनी इन्वेस्टमेंट, हम जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम कोई न्यू प्लांट सेटअप करते हैं, न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हम लगाते हैं या कोई टेक्नोलॉजी परचेज करते हैं, तो अल्टीमेटली उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें उस इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट गेन हो, हम उस इन्वेस्टमेंट के थ्रू पैसा कमाएं। बट ये प्रॉफिट जो होता है ये हमें ओवरनाइट नहीं होता, एक टाइम पीरियड के बाद ही हमें प्रॉफिट होना स्टार्ट होता है। सो ब्रेक इवन एनालिसिस एक ऐसा फाइनेंशियल टूल है जो मैथमेटिकल बेस पर यह डिसाइड करने में हेल्प करता है कि कितने टाइम पीरियड के बाद हमें हमारा इन्वेस्टमेंट, हमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट वापस मिल जाएगा और किस टाइम पीरियड के बाद हमें प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा। अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड कर लेते हैं। हमने एक न्यू प्लांट सेटअप किया, एक नया प्लांट लगाया हमने, और इस प्लांट को लगाने में हमारा 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ, जिसमें हमारी लैंड कॉस्ट भी है, बिल्डिंग कॉस्ट भी है एंड मशीनरीज की कॉस्ट भी है। इस प्लांट में हम कुछ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करेंगे और ये प्रोडक्ट्स हम कस्टमर को सेल करेंगे। कस्टमर की साइड से जो भी प्रोडक्ट्स का प्राइस सेटल हुआ है वो प्राइस हमें दिया जाएगा, और जैसे जैसे हमारी सेल क्वांटिटी इंक्रीज होती जाएगी, सो कस्टमर की साइड से हमें रेवेन्यू मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और एक टाइम पीरियड वो आएगा जब जो हमारा जो 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, वो 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में वापस मिल जाएगा। सो ब्रेक इवन एनालिसिस में हम उसी पॉइंट और उसी टाइम पीरियड की कैलकुलेशन करते हैं कि जब हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो पूरा इन्वेस्टमेंट हमें वापस मिल जाए, और उसके बाद हम जो भी क्वांटिटी कस्टमर को सेल करें वहां से हमें प्रॉफिट होना स्टार्ट हो। सो अब हम समझ लेते हैं कि ब्रेक इवन एनालिसिस की रिक्वायरमेंट कब होती है, व्हेन वी नीड टू डू द ब्रेक इवन एनालिसिस। सो सबसे पहले अगर हम कोई नया बिजनेस सेटअप कर रहे हैं या कोई नया प्लांट लगा रहे हैं तो ब्रेक इवन एनालिसिस करने की रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड इज कि अगर हम कोई न्यू प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं तो उस प्रोडक्ट में हमें कितना प्रॉफिट मिल पाएगा, यह सब कैलकुलेशन करने के लिए भी ब्रेक इवन एनालिसिस की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट इज कि हमारे बिजनेस मॉडल में अगर कुछ चेंज हो रहा है, हमारे बिजनेस मॉडल में अगर कोई चेंजिंग हो रही है, तो उस केस में भी ब्रेक इवन एनालिसिस का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट इज कि प्राइसिंग स्ट्रेटजी को डिफाइन करने के लिए भी ब्रेक इवन एनालिसिस किया जाता है। अब ब्रेक इवन एनालिसिस के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। ब्रेक इवन एनालिसिस प्राइसिंग स्ट्रेटजी को डिफाइन करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट इज कि ब्रेक इवन एनालिसिस वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट एंड रेवेन्यू के बीच के रिलेशन को की स्टडी करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। नेक्स्ट इज ब्रेक इवन एनालिसिस से हमें यह पता चलता है कि कितनी प्रोडक्शन एंड सेल करने के बाद हमें प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा। नेक्स्ट इज ब्रेक इवन एनालिसिस के थ्रू हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कॉस्ट एंड इफिशिएंसी का हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पर क्या इंपैक्ट होगा। अब हम ब्रेक इवन एनालिसिस में जिन टर्मिनोलॉजी का यूज होता है उनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सबसे पहले आता है कॉस्ट। सो कॉस्ट क्या होती है, व्हाट इज द कॉस्ट। बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए जो एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड है, जो एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड है, उसी को कॉस्ट बोला जाता है। सो वी कैन से कि किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो उस पर प्रोसेसेस किए जाते हैं और उनमें जो खर्चा आता है, जो एक्सपेंसेस होते हैं, उसी को कॉस्ट बोला जाता है। कॉस्ट दो तरह की होती है, एक फिक्स कॉस्ट होती है और एक वेरिएबल कॉस्ट होती है। सो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि फिक्स कॉस्ट क्या होती है।
सो फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसका हमारी प्रोडक्शन या सेल क्वांटिटी से डायरेक्टली कोई लिंक नहीं होता। ये वन टाइम कॉस्ट होती है, यानी जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, सो स्टार्टिंग में जो हमारी कॉस्ट आती है, स्टार्टिंग में जो हमारी एक्सपेंसेस होते हैं, उसको फिक्स कॉस्ट बोला जाता है। अगर हम फिक्स कॉस्ट की बात करें तो जैसे जो बिल्डिंग की कॉस्ट है, या अगर हमने रेंट पे बिल्डिंग ली हुई है, जो बिल्डिंग का रेंट है, या जो मशीन की कॉस्ट है, या जो यूटिलिटीज का जो मिनिमम बिल है, यानी हम प्रोडक्शन करें या ना करें लेकिन जो मिनिमम बिल है यूटिलिटीज का, जो इलेक्ट्रिसिटी का जो आपका मिनिमम बिल है वो तो हमें पे करना ही होगा। तो मिनिमम यूटिलिटीज का जो बिल है, या जो एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट है, टैक्सेज एंड लोन्स हैं, जो मैनेजमेंट ऑफिसर्स स्टाफ्स की जो सैलरी है, इनडायरेक्ट वर्कमैन की जो सैलरीज है, ये सब जो आता है ये फिक्स कॉस्ट में आता है। सो बेसिकली फिक्स कॉस्ट का हमारी सेल से या हमारी प्रोडक्शन से कोई लिंक नहीं होता। फिक्स कॉस्ट बेसिकली अगर हम यहां पर ग्राफिकल फॉर्म में देखें तो अगर हमारी एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी है और वाई एक्सिस पर हमारी कॉस्ट है, और अगर हमारी सेल क्वांटिटी जीरो है, यानी कस्टमर को हम एक भी पार्ट सेल नहीं कर रहे हैं, तो भी जो फिक्स कॉस्ट जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, वो हमारा हो चुका है। अब बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट की। सो वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो हमारी प्रोडक्शन क्वांटिटी या सेल क्वांटिटी से डायरेक्टली लिंक होती है। अगर हमारी सेल बढ़ेगी, अगर हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज या डिक्रीज होगी। जैसे जैसे अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी, और अगर प्रोडक्शन डाउन होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी डाउन होगी। अगर हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहें तो जो हमारी टोटल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट है, हमने जितना आउटपुट प्रोडक्शन किया, जो हमारा प्रोडक्शन है, उसको अगर हम पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी। अगर हम वेरिएबल कॉस्ट के एग्जांपल की बात करें तो जैसे हमारी रॉ मटेरियल्स की जो कॉस्ट है वो हमारी एक वेरिएबल कॉस्ट है, या जो यूटिलिटीज की कॉस्ट है लाइक इलेक्ट्रिसिटी, पावर, ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट है। यूटिलिटीज में भी दो चीजें हैं, जो मिनिमम यूटिलिटीज बिल है, यानी हमारा प्लांट रन हो या ना हो, तो जो मिनिमम यूटिलिटीज बिल है वो तो हमें पे करना ही होगा। तो मिनिमम यूटिलिटीज हमारा वो फिक्स कॉस्ट का पार्ट है। लेकिन उसके ऊपर जो बिल आता है, मिनिमम यूटिलिटीज से ऊपर जो बिल आता है, वो हमारा वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट है। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट में हमारी जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, जो डायरेक्ट लेबर है, जो हमारी प्रोसेस में डायरेक्टली यूज हो रही है, जो मशीन पर काम कर रही है लेबर, वो भी हमारी वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट है। यह जो मैन्युफैक्चरिंग सप्लाईज आइटम्स हैं, यानी जो हम ग्लव्स यूज करते हैं, जो एप्रन यूज होते हैं ऑपरेटर्स के लिए, ऑपरेटर्स जो ग्लव्स, एप्रन, हेलमेट्स, मास्क, ये सब जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सप्लाईज आइटम, ये भी हमारे वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट है। या जो फ्रेट है, ये भी हमारे वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट है। तो वेरिएबल कॉस्ट को अगर हम ग्राफिकल फिगर में देखें, एक्स एक्सिस पर हमारी क्वांटिटी है और वाई एक्सिस पर हमारी कॉस्ट है, और अगर हमारी क्वांटिटी जीरो है तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो होगी। यानी अगर हमने अपने प्लांट में कुछ भी प्रोडक्शन नहीं किया तो ऑब्वियसली हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो होगी। जैसे जैसे हमारी क्वांटिटी इंक्रीज होती जाएगी, जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होती जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट के बाद हमारी आती है टोटल कॉस्ट। सो टोटल कॉस्ट बेसिकली हम फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को अगर मर्ज कर दें, जोड़ दें, तो हमारी टोटल कॉस्ट आती है। टोटल कॉस्ट में हमारी फिक्स कॉस्ट जो हमारी आई थी, बिल्डिंग कॉस्ट, मशीनरीज की कॉस्ट, मिनिमम यूटिलिटीज बिल, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, टैक्सेस एंड लोन्स, एंड मैनेजमेंट ऑफिसर्स, स्टाफ्स एंड इनडायरेक्ट वर्कमैन की जो सैलरीज है। तो इस फिक्स कॉस्ट को अगर हम वेरिएबल कॉस्ट के साथ हम प्लस कर दें, यानी रॉ मटेरियल कॉस्ट, यूटिलिटीज कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग सप्लाईज आइटम्स की कॉस्ट एंड फ्रेट कॉस्ट, इसके साथ अगर हम प्लस कर दें तो हमारी टोटल कॉस्ट कैलकुलेट होकर आ जाती है। अब अगर हम यूनिट प्राइस की बात करें कि यूनिट प्राइस क्या होता है, बेसिकली हम जो भी प्रोडक्ट अपनी कंपनी के अंदर मैन्युफैक्चर करते हैं,
तो कस्टमर के साथ उसका एक प्राइस सेटलमेंट होता है, एक प्राइस जो है डिसाइड होता है कि इस प्राइस पर कस्टमर वो प्रोडक्ट हमसे जो है परचेज करेगा। अब उस प्राइस को ही यूनिट प्राइस बोला जाता है। ये यूनिट जो होती है वो हमारी नंबर्स में भी हो सकती है, वो केजी में भी हो सकती है, मीटर में भी हो सकती है, या स्क्वायर मीटर में भी हो सकती है। हम किस तरह का प्रोडक्ट अपने कस्टमर को सप्लाई कर रहे हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू यहां पर देखें, हम एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और कार हमारे यहां पर मैन्युफैक्चर होती है। उसका जो यूनिट है कार का वो ईच है या नंबर्स है। कार का जो हमारा यूनिट प्राइस है वो एक्स रुपीज पर ईच है, यानी एक कार का जो प्राइस है वो एक्स रुपीज है। इसी तरह से अगर हम एक स्टैंपिंग यूनिट है, स्टैंपिंग यूनिट में जो हमारा रॉ मटेरियल है वो सीड्स है, तो सीड्स का जो यूनिट है वो केजी है और जो हमारा यूनिट प्राइस है वो वाई रुपीज पर केजी है। तो ये हमारा यूनिट प्राइस होता है, इसको यूनिट प्राइस बोला जाता है। यानी जो भी प्रोडक्ट हम अपने यहां पर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या जो भी प्रोडक्ट हम किसी सप्लायर से परचेज कर रहे हैं उसका एक यूनिट होगा। यूनिट वो एज पर प्रोडक्ट होगा कि वो प्रोडक्ट किस तरह का है, वो मटेरियल किस तरह का है, वो नंबर्स में भी हो सकता है, केजी में भी हो सकता है, मीटर में भी हो सकता है या स्क्वायर मीटर में भी हो सकता है, और उस यूनिट का एक यूनिट प्राइस होगा। अब अगर हम टोटल रेवेन्यू की बात करें, तो टोटल रेवेन्यू क्या होता है कि जितनी भी यूनिट्स हम कस्टमर को सेल कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट हम कस्टमर को सेल कर रहे हैं उसकी जितनी भी क्वांटिटी, जितनी भी यूनिट्स हमने कस्टमर को सेल की, तो उन यूनिट्स को अगर हम उनके यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट होता है। जैसे यही जो कार का एग्जाम्पल है, कार के एग्जाम्पल में यूनिट इसका ईच है या नंबर्स है, और एक कार का जो प्राइस है वो 5 लाख है, 5 लाख है पर ईच प्राइस है, और हमने जो टोटल यूनिट कस्टमर को सेल की वो 100 ईच, 100 यूनिट्स हमने कस्टमर को सेल की, 100 कार्स हमने कस्टमर को सेल की। तो टोटल रेवेन्यू हमारा 5 करोड़ का हो गया। तो टोटल रेवेन्यू हमारा 5 करोड़ का हो गया। यानी 100 को टोटल यूनिट सेल जो है 100, उसको अगर हम पर यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट हो जाएगा। नाउ व्हाट इज द प्रॉफिट एंड लॉस? प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? सो बेसिकली टोटल रेवेन्यू में से अगर हम टोटल कॉस्ट को माइनस कर दें तो हमारा प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट होता है। यानी अगर टोटल रेवेन्यू हमारा 5 करोड़ है और हमारी टोटल कॉस्ट 3 करोड़ आई, टोटल कॉस्ट जिसके अंदर हमारी दोनों कॉस्ट आ गई, फिक्स कॉस्ट भी आ गई एंड वेरिएबल कॉस्ट भी आ गई, तो वो 5 करोड़ में से अगर हम 5 करोड़ रेवेन्यू में से हम 3 करोड़ टोटल कॉस्ट को अगर माइनस करेंगे तो हमारा 2 करोड़ का प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। इसी तरह से अगर हम लॉस की बात करें कि टोटल रेवेन्यू हमारा 5 करोड़ का है बट जो हमारी कॉस्ट है वो हमारी रेवेन्यू से ज्यादा आ गई, ये केस भी पॉसिबल है कि हमारी कॉस्ट जो हमने कमाया उससे ज्यादा हमारे खर्चे हो गए। अगर टोटल कॉस्ट हमारी रेवेन्यू से ज्यादा हो गई तो इट मींस हमें प्रॉफिट नहीं हुआ, हमें लॉस हुआ है। तो इस सेकंड केस में हमें 2 करोड़ का लॉस हो रहा है। इस सेशन में हमने ब्रेक इवन एनालिसिस के बेसिक फंडामेंटल्स को अंडरस्टैंड किया। नेक्स्ट सेशन में हम ब्रेक इवन एनालिसिस में ब्रेक इवन पॉइंट की कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसको अंडरस्टैंड करेंगे, और ब्रेक इवन एनालिसिस में जो अदर्स फॉर्मूलाज यूज होते हैं उनको भी डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।